हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी चीज़ को बताने जा रहा हूँ जो आप शायद उसको सुन चुके हैं, देख भी चुके हैं, और आप वहाँ पर रह के आपने इन चीज़ों को महसूस भी किया होगा कि वाकई में अगर इनको मैं कहूँ कि छोटा माफिया वर्सेस बड़े माफिया, तो शायद इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। या यूँ कह लें कि एक वसूली करता अच्छे खासे दबंगई दिखाना, तो कहीं न कहीं इन कैटेगरी से भी अगर इनको नवाज़ा जाए तो शायद मेरे हिसाब से बुरा नहीं होगा। और हो सकता है आपने भी इन चीज़ों को अगर परखा होगा या उससे आप गुज़रे होंगे तो आप भी ज़रूर शायद मेरे जो टाइटल है उसको आप शायद ही डिसलाइक करें। ख़ैर, मैं आपको ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपने मेन टॉपिक पर आता हूँ। आपने हमने सभी ने 2 चीज़ें देख रखी हैं और सुन रखी हैं। एक होता है क्रिमिनल, तो होता है जिसके कॉलर गंदे होते हैं, हाथ हर तरीके के दाग से सने होते हैं। और एक आदमी होता है जो वाइट कॉलर होता है। वाइट कॉलर होते हुए भी वो अपने बहुत सारे ऐसे प्रोपेगेंडा चलाता है, अपनी बहुत सारी ऐसी स्कीम, बहुत ऐसी परेशानियां गरीबों को देता है, लेकिन उनका एक टैग लगा होता है कि ये वाइट कॉलर है, तो उन पर लोग जल्दी उंगली उठा नहीं पाते हैं। और ऐसे लोग ज़्यादातर हम आप जैसे या जो भी मिडिल क्लास के लोग हैं इनको ज़्यादा टारगेट करते हैं। क्योंकि जो दोस्तों बहुत बड़े लेवल का गुंडा होता है या बहुत बड़े लेवल का माफिया होता है ना, वो हमें आपको ज़्यादा परेशान नहीं करता, वो उनको परेशान करता है जो उनके लायक होते हैं। हम उनके लायक उनकी कैटेगरी में शायद नहीं आते हैं, लेकिन हमारे जो कैटेगरी में जो लोग हैं या जो हमें टारगेट करते हैं हम उनकी कैटेगरी में आते हैं कि इनको परेशान हम कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपसे 3-4 लोगों की बात करूंगा। एक हमारे हैं डॉक्टर, दूसरे हमारे स्कूल्स जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, और तीसरा आप समझ सकते हैं मैं किनकी बात कर रहा हूँ। जब भी आप कभी जॉब पर जाते हैं किसी दूसरे शहर में आप रहने के लिए, तो वहाँ आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि भाई मुझे एक जो है रूम चाहिए। और मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी गलत होते हैं, लेकिन अमूमन ज़्यादातर मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि वसूली बहुत तगड़े से और हमसे ही होती है, हमारी मजबूरी होती है वो चीज़ें पे करना। उनको एहसास तक नहीं होता कि हमें इसमें क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ डॉक्टर। अगर कोई डॉक्टर है, उसके चैम्बर में आप गए दिखाने उसको, तो वो ज़्यादातर सजेशन देगा कि मेरे वहाँ की मेडिसिन यहीं से मिल जाएगी आपको। वो अपना बाहर एक छोटा सा मेडिकल स्टोर लगा के रखता है अपने ही क्लिनिक के अगल बगल में। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा देखा जाए तो स्कैम होता है कि उनकी दवा जो लिखी होगी आपको वहीं से लेना होगा, उसमें वो 1 रुपये कम नहीं करते हैं। अभी आप मार्केट से कुछ दवाई लेते हैं, आपको 10 से 15% कहीं ना कहीं एक जो है आपको रियायत मिल जाती है, आपको थोड़ा सा 200-500 का कहीं ना कहीं कुछ बचत आ जाती है। लेकिन उनके वहाँ क्या है कि आपको दिखाना भी यहीं है और आपको यहीं से दवा लेनी है। ऐसे में हम आप मजबूर होते हैं, क्योंकि वो दवाएं बाहर थोड़ा मुश्किल हो जाता है मिलना, फिर इधर उधर भागना होता है, तो लोग मजबूरन उन दवाओं को वहीं से परचेज़ करते हैं। इसको दोस्तों कहीं न कहीं अगर आप भी सही मायने में देखेंगे ना, तो ये भी एक वाइट कॉलर गुंडागर्दी है, जो कि एक रेपुटेटेड लोग हमसे आपसे करते हैं। यही कैटेगरी मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही होता है सेम स्कूल्स में। वहाँ पर भी आप देखें, एडमिशन बुक्स आपको वहीं से लेनी है। उनके ड्रेस कोड अगर उनके पास नहीं मिले तो वो जहाँ पर आपको सजेशन देंगे आपको वहाँ से लेना होगा, वहाँ का स्लिप दिखाना होगा, यहाँ से ये चीज़ें करनी होगी। कहीं न कहीं सबका एक जो है कनेक्शन लगा रहता है कि मैं या मेरे वहाँ का ये बंदा जा रहा है, आपको मेरे वहाँ की स्लिप दिखाएगा, आप उसको ये चीज़ें देंगे और हमारा जो कमीशन है वो शेयर हो जाएगा। ये अमूमन हर जगह होता है। दोस्तों, यही यही मैटर है जो हम आप जैसे लोग जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, ये ऐसे लोगों का ही शिकार होते रहते हैं। इस पर हमारी पुलिस सरकार को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ये सबसे बड़े कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले होते हैं। बड़े-बड़े माफिया, बड़े-बड़े गुंडे जो है वो हमें आपको जल्दी शायद ही टच करते हों, क्योंकि हम उनके कैटेगरी के हिसाब से नहीं आते हैं, हम उनके कैटेगरी के रेंज में ही नहीं आते हैं। उनका टारगेट जो होता है वो उनको अटैक करते हैं, लेकिन हमारा आपका जो टारगेट ये बनाते हैं ऐसे लोग, जहां अमूमन हमें आपको दो चार होना पड़ता है, परेशानी होती है। इस पर सरकार या पुलिस प्रशासन कोई बारे में बात नहीं करता, ना सोचता है। ऐसे लोगों पर लगाम लगानी चाहिए। खैर, मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे आप किसी दूसरे शहर में जॉब के लिए जाते हैं, अपने शहर में नहीं है जॉब, आपको लगता है आप बाहर जा रहे हैं, आप वहाँ पर जाते हैं, आपको मान लीजिए किसी तरीके 10-12 हज़ार, 15 हज़ार या 20 हज़ार की जॉब मिल भी गई, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आपको रूम का। अब आपको अगर
आप ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मार्केट के टच में मुझे रूम मिल जाए, तो मेरे यहाँ से साग सब्ज़ी लेना, पैदल जाना मेरा ऑफ़िस से या कंपनी से पास पड़ेगा, तो मैं यहाँ से मैनेज कर लूँगा। तो वहाँ पर आपको ऐसे बहुत से जो कहते हैं कि अपनी अपनी बिल्डिंग्स बना के टोटल वो रेंट पर उठाते हैं, जो अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं, लेकिन जब आप उनसे रूम मांगते हैं तो आपको 4,000 5,000 का रूम, 6,000 का रूम, कहीं ना कहीं उसमें भी आपसे कमीशन जो आपको रूम दिलाता है, अगर आप किसी के थ्रू जा रहे हैं तो उसको कमीशन मिलता है। नहीं आप किसी के थ्रू लेते हैं, आप खुद से जाते हैं, तो आपसे कहीं ना कहीं एक एडवांस भी लिया जाता है, रूम भी लिया जाता है, रूम का जो रेंट है वो भी आपसे लिया जाता है। पता चला आपके पास 10-5 हज़ार है, आपने सोचा कि भाई मैं 2,000 4,000 का रूम ले लूँगा, तो 4-5 हज़ार रुपये अपना महीने का खाऊँगा, जब मुझे सैलरी मिलेगी तो फिर मेरा थोड़ा सा रोटेशन चलने लगेगा। लेकिन ऐसे लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ पैसे से मतलब होता है। सिर्फ पैसे से ना तो वो रूम का रेंट कम करते हैं, ना आपको कोई तरीके से सहूलियत देते हैं। ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो किसी को सहूलियत देते हैं। मेरा आपसे यहाँ पर यही सवाल है कि मैं किसी पर्टिकुलर घर की बात नहीं कर रहा हूँ, मानता हूँ कि किसी का घर है, अगर वो 1 रूम उठाया 2 रूम उठाया तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ वो क्या चार्ज कर रहा है, ठीक है उसका चल जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत से वहाँ पर बिल्डर्स हैं, ऐसे बहुत से वहाँ पर रईसज़ादे हैं, इनका टोटल यही काम है बाहरी लड़कों को रूम या लड़कियों को रूम प्रोवाइड करना, उनसे अच्छा पैसा कमाना, और रियायत के तौर पे आपसे ये तक नहीं पूछते कि भाई तुम्हारी सैलरी कितनी है। पता चला आपकी सैलरी 12,000 है, 13,000 है, 14,000 है, 15,000 है, आपने 5,000 6,000 का रूम लाइट का दे दिया, आपने 4-5 हज़ार रुपया खाने में अपने लगा लिया, 100-2 हज़ार रुपये आपका आने जाने में, या 3,000 जो भी जैसी आपकी डिस्टेंस होगी। अगर आप पैदल जा रहे हैं तो उसकी बात नहीं कर सकता हूँ मैं, अगर किसी तरीके से कोई भी ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए आप जा रहे हैं तो उसमें आपका कहीं ना कहीं 2,000 4,000 का एक खर्चा महीने का आता है। यूँ देखा जाए तो महीने में आपकी सैलरी पूरी ज़ीरो हो जाती है। लेकिन ऐसे लोग आपको कोई रियायत नहीं देते, और यहाँ पर हमारी जो सरकार है या पुलिस है, इनको हर बड़े शहरों में इन चीज़ों पर पैनी नज़र रखनी चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। अगर किसी की 1 प्रॉपर्टी है 2 प्रॉपर्टी में उनकी बात नहीं करूँ, लेकिन वहाँ पर ऐसे ऐसे धन्ना सेठ बैठे जिनकी 10-10 20-20 50-50 प्रॉपर्टी है, जो टोटल रेंट पे चल रही है, उनके पास एक अच्छा खासा महीने का कलेक्शन आता है। लेकिन जहाँ बात रियायत की होती है वो आपको शायद 2-4-500 का मुश्किल है कि आपको रियायत दें, उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ पैसे से मतलब है। मेरा आपसे यही कहना है कि ऐसी जगह पर हमारी जो सरकार है, हमारा जो पुलिस प्रशासन है, ऐसे लोगों पर तंबी लगानी चाहिए कि एक आदमी अगर आपसे रूम मांग रहा है, आपको उसको पूछना चाहिए भाई तुम्हारी सैलरी क्या है, तो उसके हिसाब से तुम उसको कुछ तो रियायत दे दो, ताकि वो तुम्हारे भरोसे अगर वहाँ पर है तो उसको भी लगे भाई ठीक है मेरा 2-4 हज़ार शायद मैं सेव कर दूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसे लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ पैसे से मतलब होता है। ना यहाँ पर हमारी सरकार ऐसे लोगों को निशाना बनाती है, ना तंबी लगाती है। क्यों? क्योंकि यही हमारे आपके जो कहते हैं ना कि एक गुंडागर्दी के लेवल से हैं, तो ये हमारे लिए हैं। ये हमारे आपकी नज़र में माफिया हैं। बड़े बड़े माफिया हमें आपको टच नहीं करते दोस्तों, क्योंकि हमारा जो रेंज है उनसे बहुत दूर होता है। ऐसे लोग हमें आपको सुबह शाम टॉर्चर करते हैं। ऊपर 3-4 फ्लोर का बिल्डिंग रहता है, सब रेंट पे है, नीचे ये शॉप खोल देते हैं आपसे किराना स्टोर के तौर पे। आप राशन भी लीजिए, ऐसी बहुत जगह है जहाँ पर ऊपर आपको रेंट के लिए रूम भी देते हैं, और नीचे ही इनके ही किराना स्टोर से आपको सामान लेना है, आटा दाल चावल चीनी तेल मसाला जो भी है। अगर आप चाहें बाहर से लेना तो इनको बहुत बुरा लगता है, ये आपके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसबिहेव करने लगते हैं कि तुम रह तो मेरे वहाँ रहे हो, सामान किसी और के वहाँ से लेने जा रहे हो। अगर आपको 2 रुपये बचेगा तो आप कहीं पर भी जाओगे, वो आपका हक है, गलत नहीं है, आप पैसे कमाने आए हो, कुछ पैसे बचाने आए हो। लेकिन ऐसे लोग किसी की नहीं सुनते हैं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ पैसे से मतलब है, तो ये हमसे ही आपसे कमा के हम ही आपको आँख दिखाते हैं। ऐसी जगह पर सरकार को एक्टिव होना चाहिए, ऐसी जगह पर पुलिस प्रशासन को डील करना चाहिए। लेकिन अगर आप पुलिस के पास इनकी कंप्लेन भी करने जाते हैं तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनको ये मतलब होता है, आपको भी पता है जहाँ पर ये पहुँचा वहाँ पर कहानी ख़त्म। कोई एहसान किसी का नहीं लेता, ना कोई किसी के हक़ में बोलना चाहता है। लेकिन यहाँ पर मैं सरकार से निवेदन आपके माध्यम से करना चाहूँगा, और आपको भी ये कहीं न कहीं अपने दिमाग में रखना चाहिए कि ऐसी जगह पर सरकार को एक्टिव होना चाहिए। ये अमूमन आम बात नहीं है, बहुत ख़ास बात है। हर एक वो आदमी इन चीज़ को झेलता है जो बाहर रह रहा है, अपनी रोज़ी रोटी के लिए बाहर गया है, अपने गांव अपने शहर को छोड़कर 2-4-5 रुपये बचाने के लिए। लेकिन उसका क्या हाल होता है वही बेचारा जानता है। उसके ज़िंदगी बस आने जाने खाने में रेंट देने में चली जाती है। तो ऐसी जगह सरकार को चाहिए कि अगर आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी है तो आप कुछ लोगों को रियायत दें, उनकी सैलरी के हिसाब से उनको रूम प्रोवाइड कराएँ।
आप थोड़ा सा देश हित में भी काम करें लेकिन कुछ नहीं मतलब है। यही हमारे और आपके नज़र में एक माफिया हैं, यही हमारे आपकी नज़र में गुंडे हैं, इन पर कोई एक्शन नहीं होता। और बड़े बड़े माफियाओं को दिखाकर ये होता है कि भाई देश का कचरा साफ़ कर दिया, लेकिन ख़ास तौर पे मैं बात करूँ, ऐसे लोग हमारे आपके नज़र में ये माफिया हैं जो हमें आपको टॉर्चर करते हैं। उसके बावजूद कोई इसके लिए जवाबदेही नहीं बनता, ना इनसे कोई सवाल करता है कि आप अपने क्राइटेरिया, अपने रूम के रेंट को कुछ कम करें ताकि आम आदमी उसको थोड़ा सा परचेज़ कर सके, ले सके, उस रूम को एफोर्ड कर सके। लेकिन ऐसा नहीं होता। बस मेरा आपसे ही कहना था कि इन चीज़ों पर कोई बात नहीं करता, लोग बहकी बहकी बातें करते हैं। जो असली मुद्दे हैं ना, उन मुद्दों पर कोई नहीं बात करता। बस मेरा आपसे ही कहना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।